मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फील वाला मैथ में। आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, फील करने का प्रयास करेंगे, ये एहसास कर पाएंगे कि बहुपद है क्या चीज़। ठीक है, ये जो बहुपद चैप्टर है ये आप लोग को 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है और दोनों में प्रश्नावली 2 ही है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले कुछ बातों के बारे में पहले से नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, जो कि 7-8 क्लास की बातें हैं। तो पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहला बात जो हम लोग को मालूम होना चाहिए पहले से, वो है चर। चर या चर राशि, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल और हिंदी में बोलते हैं चर। चर हम लोग किसको बोलेंगे? तो देखिए दोस्तों, चर का मतलब वो होता है कि जिसका मान हमेशा बदलते रहे। अब कैसे समझेंगे? जैसे आप लोग बचपन में x और y का मान निकालते थे, तो किसी किसी प्रश्न में x का मान कुछ और आता था और y का मान कुछ और आता था। तो वहां पे x और y क्या होते थे? चर होते थे। यानी कि चर में क्या, जिसका मान हमेशा बदलते रहे, जिसका मान हमेशा बदलते रहे, वो क्या कहलाता है? वो चर कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसे ABCD यानी कि ABCDEFGH ऐसे करके XYZ किसी से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है, चर किसे कहते हैं? तो देखो, चर यानी कि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसे ही क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और इसे A से लेके Z तक के सभी छोटे अक्षरों से यानी कि छोटे लेटर से सूचित किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। दूसरा हम लोग को मालूम होना चाहिए, जैसे आप लोग क्वेश्चन में देखते हैं लोग कि कहीं x लिखा होता है, कहीं y लिखा होता है, कहीं z लिखा होता है। कभी कभी देखते हैं कि x का जो मान है वो कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3, कभी 4, कभी 15 हो जाता है, कभी माइनस का 20 हो जाता है, और ऐसे ही पता नहीं हजारों सैकड़ों x के मान आते हैं। उसी तरीके से y के भी मान को हम लोग देखते हैं लोग कि कभी 5 रहता है, कभी 7 रहता है, कभी 25 रहता है, कभी 1/2 हो जाता है, कभी 2.1/2 हो जाता है, मतलब कुछ भी इसका भी मान हो जाता है। तो ये सब चर होते हैं, यानी कि x और y ये दोनों चर होते हैं। अच्छा, दूसरा हम लोग देखेंगे लोग अचर। आप सबको मालूम है अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। और ये अचर जो है, ये अचर क्या होते हैं? तो जिसका मान नियत होता है, जिसका मान फिक्स होता है, जिसका मान कभी बदलता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पे 5 लिख दिए तो ये 5 कहीं भी जाएगा तो 5 ही कहलाएगा, ना कि ये 6 बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एक बार यहाँ पे -10 लिख दिया गया तो इसको अब आप यहाँ पे लिखिए चाहे यहाँ पे लिखिए, दोनों जगह पर ये -10 ही कहलाएगा और इसका मान भी -10 ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे अचर। यानी कि जितनी संख्या के बारे में हमको मालूम है सब का सब क्या है? अचर है। चाहे वो 1/2 हो, चाहे -5 हो, चाहे -2.1 हो, चाहे कोई भी संख्या, सब क्या है? अचर है। ठीक है, अब ये चर और अचर को और अच्छे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं लोग। चर अचर को और अच्छे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है कहीं प्रश्न में x प्लस में y बराबर में लिखा हुआ है 30, x प्लस में y बराबर में 30। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो x के जगह पर यह भी हो सकता है कि x का मान 10 हो और y का मान 20 हो, तब भी 30 आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि x का मान 5 हो जाए और y का मान 25 हो जाए, तो भी 30 आएगा। अच्छा, होने के लिए यह भी हो सकता है कि x का मान 0 हो जाए और y का मान 30 हो जाए, तब भी क्या आएगा? 30 आएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि x का मान जो है वो आ जाए 21 और y का मान आ जाए 9, तो भी क्या आएगा? 30 आएगा। यानी कि इस प्रकार से अनेकों प्रकार के मान क्या हो सकते हैं? x और y के लिए हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर कंडीशन में इधर कितना आ रहा है? 30 ही आ रहा है। हर कंडीशन में इधर 30 ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि x का मान हमेशा बदलते रह रहा है, y का मान बदलते रह रहा है। तो ये दोनों के दोनों x और y दोनों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है चर। और इधर दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं लोग कि जो 30 है इसका मान नहीं बदल रहा है, इसका मान फिक्स है। तो ये जो 30 है ये हम लोगों का क्या है? ये है अचर। ठीक है, समझ में आया? चर अचर यानी कि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको चर बोल देते हैं, चर बोलिए या चर राशि बोलिए। और जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर बोलते हैं। ठीक है, चर और अचर समझ में आ गया? एकदम अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, ये जो चर है उसको छोटे लेटर के ABCD में जो भी है उस सबसे हम लोग दिखा देते हैं। चलिए, अब इतना चर और अचर तो समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा। अब अगर बाई चांस, अब जरा सोचिए, दिमाग में लाइए इस बात को कि भाई चर अचर समझ में आ गया। अगर अब हम क्या करें कि एक चर ले ले x और एक अचर ले ले, कोई भी एक अचर, जैसे कि 8। ये चर है और ये अचर है, यानी कि x का मान बदलता है, 8 हमेशा 8 ही रहता है। तो एक चर ले ले और एक अचर ले ले। और क्या करें, गणित में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं लोग 4 ही चीज़ के बारे में। गणित में 4 ही चीज़ के बारे में पढ़ते हैं लोग, 4 चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। जोड़,
घटाव, गुणा और भाग के बारे में। अब इन चारों में से किसी एक चिन्ह को इनके बीच में रख दे, चाहे जोड़ का, घटाव का, गुणा का या भाग का, इन चारों में से किसी एक चिन्ह को इसके बीच में रख दे, तब ये पूरा का पूरा जो कहलाएगा ये क्या बन जाएगा, क्या कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहीं से शुरू होता है बहुपद का कमाल। एक चर लिए, एक अचर लिए, दोनों के बीच में कोई एक चिन्ह लगा लिए, तो ये पूरा का पूरा मिल के कहलाएगा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ये हमारा क्या बना, ये बना बीजीय व्यंजक। यानी कि चर और अचर को एक साथ जब लिख दे रहे हैं, बीच में कोई भी चिन्ह आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। जैसे उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे हम लिखे हैं 7 प्लस में x, तो ये दोनों के दोनों ही क्या है, हमारे बीजीय व्यंजक है। उसी प्रकार अगर उदाहरण में लिख दिया गया yx प्लस में 5 या माइनस का 10x, तो ये पूरा का पूरा भी हम लोग में क्या है, हम लोग को क्या कहलाएगा, हम लोग के लिए बीजीय व्यंजक। यानी कि बेसिकली बस इतना ध्यान में रखना है, कोई एक चर आ जाए और एक अचर आ जाए और दोनों एक साथ हो तो उसको क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे 3x का घात -7 गुणा में 2y, तो ये भी क्या है हम लोग का, ये भी है बीजीय व्यंजक। ठीक है, यानी कि कुछ भी लिखा हुआ मिल गया, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, यानी कि एक चर हो और एक अचर हो, और वो दोनों कैसे भी किसी तरह से लिखे हुए मिल गए, तो वो क्या कहलाएंगे, सबके सब मिलके बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं लोग। चर यानी कि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। इसको हम लोग छोटे लेटर के ABCD से, ए से लेकर जेड तक के सभी लेटरों से, अक्षरों से दिखा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्रचलित होता है XYZ। अच्छा, दूसरा अचर पढ़े लोग, अचर जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसको अचर बोलते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ पे देखें x प्लस में y बराबर 30, तो x की जगह पर 10 हो सकता है, y की जगह पर 20 हो सकता है, तब भी 30 आएगा। x की जगह पर 5 हो जाए, y की जगह पर 25 हो जाए, तब भी 30 आएगा। x की जगह पर 0 हो जाए, y की जगह पर 30 हो जाए, तब भी 30 आएगा। x की जगह पर 21 हो जाए और y की जगह पर 9 हो जाए, तब भी 30 आएगा। यानी कि x का कोई भी मान रख रहे हैं, y का भी मान बदल रहा है, दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे इस प्रश्न में x और y क्या है, चर राशि है, और जो 30 है वो क्या है, अचर राशि है। ठीक है, उसके बाद से देखें लोग कि चर और अचर दोनों को जब एक साथ लिख दे रहे हैं, बीच में किसी एक चिन्ह के साथ, चाहे प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुणा भाग, चारों में से कोई एक चिन्ह अगर लगा दे रहे हैं दोनों के बीच में, यानी कि चर और अचर के बीच में, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, उसका उदाहरण देखें लोग, जैसे 7 अचर है, x चर है, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये पूरा का पूरा बीजीय व्यंजक है। वैसे ही yx ये चर है, प्लस है, ये अचर है, तो अचर चर के बीच में प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ भी अचर चर एक साथ है, तो ये पूरा का पूरा मिलके एक अलग बीजीय व्यंजक। फिर ये वाला भी एक अलग बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें भी चर और अचर दोनों एक साथ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे लोग। बीजीय व्यंजक समझ में आ गया, अब उसका कुछ उदाहरण लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे लोग, अभी तक हम लोग देखे लोग कि एक चर और एक अचर, बीच में अगर माइनस है तो ये भी बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। उसी प्रकार से अगर 3x का घात 15 लिखा हुआ है, माइनस या फिर भाग में 25 लिखा हुआ है, तो ये भी हम लोग का बीजीय व्यंजक है। अगर x बट्टा में 5 लिखा हुआ है तो ये भी हम लोग का बीजीय व्यंजक है। ठीक है, बीजीय व्यंजक समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिएगा, अब यहाँ पे कुछ नोट समझना है, कुछ बातों को समझना है। पहला नोट में हम लोग को ये समझना है कि अगर कभी भी रूट में कुछ लिखा हुआ है, जैसे रूट में x लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है x, और जब रूट हटता है तो इसका घात बन जाता है 1/2। ठीक है, और नोट नंबर 2 में ये देखना है कि कभी भी अगर बाई चांस ऐसे लिखा हुआ है, ये रूट है और रूट में यहाँ पे लिख दिया, मान लेते हैं n लिख दिया और बीच में x लिख दिया, तो इसका मतलब होता है x का घात 1/n। जैसे उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे हम ऐसे लिखे हुए हैं और यहाँ पे बीच में लिखे हैं 3, ये ध्यान रखिएगा, इस करनी के बीच में होना चाहिए, इसको करनी बोलते हैं, इसके बीच में होना चाहिए, इसके बाहर नहीं। अगर इसमें 3 है और यहाँ पे लिखा हुआ है x, इसका मतलब हो जाएगा x का घात 1/3। ठीक है, अच्छा, तीसरा नोट ये ध्यान में रखना है, तीसरा नोट में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का अगर घात 0 है, पावर 0 है, तो उसको लिखते हैं 1। जैसे उदाहरण में अगर यहाँ पे है 2 प्लस में 5, दोनों को होल करके यहाँ पे 2x प्लस में 5 का घात 0 है, तो ये पूरे का घात 0 है, तो इसको लिखेंगे 1।
ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे दिया हुआ है z का घात 0 तो इसको भी लिखेंगे 1। अगर यहाँ पे है 125 का घात 0 तो इसको भी लिखेंगे 1। यानी कि किसी भी चीज़ का घात अगर 0 है तो उसको लिखते हैं 1। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर ये यहीं ऐसे रहता है 2x का घात 0 प्लस में 5 का घात 0, तो ये हम लोग का बन जाता है 2x का घात 0 है तो 1 इसका, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, फिर 5 का घात 0 है तो 1 इसका, और ये दोनों जुट के बन जाते 2। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे, एक रूट में x लिखा है तो उसका मतलब 1/2, घात x का घात 1/2। अगर n रूट x लिखा है तो इसका मतलब x का घात 1/√n। यानी कि कोई भी संख्या अगर रूट में लिखी हुई है और उसके करनी में कुछ लिखा हुआ है तो जो करनी में है वही 1/2 के साथ घात में चला जाएगा, और अगर कोई भी संख्या रूट में है तो उसका घात 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नोट समझ में आए। अच्छा, इसके बाद से चौथा नोट हम लोग को ये समझना है, चौथे नोट में ये समझना है कि अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है 5 का घात -2, यानी कि घात यहाँ पे माइनस में लगाया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 का घात 2, यानी कि घात को है तो उसको नीचे करके लिख सकते हैं। या फिर अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/6 का घात 2, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 का घात -2, यानी कि नीचे वाला घात है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, या ऊपर माइनस में है तो उसको बट्टा में करके लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 1/5 का घात -2 दिया है तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये 5 का घात 2 बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी कि हम लोग अभी तक क्या समझे लोग कि जिसका मान बदलता है x y z a b c d को चर बोलते हैं। दूसरा, जिसका मान नहीं बदलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी संख्या जो उसको अचर बोलते हैं। तीसरा ये सीखे लोग कि चर और अचर को एक साथ जब लिख लेते हैं तो उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। उसके बाद से पहला नोट देखें कि अगर कोई भी संख्या रूट में लिखी हुई हो तो उसको उस संख्या के ऊपर का जो घात है वो 1/2 हो जाता है। दूसरा देखें कि अगर कोई संख्या रूट में है और करनी में, इस वाले भाग में करनी में कुछ लिखा हुआ है तो जो संख्या रूट में है उसका घात 1/2 के साथ जो करनी में है वो हो जाता है। तीसरा चीज़ देखे लोग कि अगर कोई भी संख्या के ऊपर घात 0 लिखा हुआ है तो वो 1 के बराबर होता है। चौथा देखे लोग कि अगर किसी संख्या के ऊपर घात माइनस में है तो उसको 1/2 करके उसका घात धनात्मक यानी कि प्लस में लिख सकते हैं। उसके बाद से देखे लोग कि अगर घात 1/, माइनस में यानी कि 1/, के साथ माइनस में है तो वो जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस का प्लस बन जाएगा और घात सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, ये सब बातों को ध्यान में रखना है। अब इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम बोले यहाँ पे अगर हम बोले कि ये जो 3 है, ये जो 3x केवल लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, ये भी हम लोग का क्या है, एक प्रकार से, एक तरह से ये भी बीजीय व्यंजक है। ये भी बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक क्यों है? क्योंकि क्या बोला गया था, एक चर और एक अचर, चर अचर बस एक साथ होने चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं तो ये 3 क्या है हम लोग का अचर है और ये x क्या है हम लोग का चर है, तो अचर और चर दोनों एक साथ आ गए तो ये बीजीय व्यंजक हो गए। अब रहा बात इनके बीच के चिन्ह का, तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, इन दोनों के बीच में है गुणा का चिन्ह, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये चर और अचर बीच में गुणा का चिन्ह तो बन गया बीजीय व्यंजक। उसी तरीके से अब अगर हम बात करें केवल 5 की, तो ये बीजीय व्यंजक होगा कि नहीं, ये भी होगा बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक ही होगा। कैसे, वो देखिए कैसे, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम चाहें यहाँ पे तो x का घात यानी कि कोई एक चर लिख के उसका घात 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का घात 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 5 और दोनों के बीच में किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह, और x का घात 0 मतलब 1 बराबर में 5 सेम आएगा। तो इसका मतलब 5x का घात 0 ये भी हम लोग का क्या है, बीजीय व्यंजक है। यानी कि केवल 5 लिखा है तो भी बीजीय व्यंजक, केवल 3 लिखा है तो भी बीजीय व्यंजक, केवल अगर 2 लिख दिया तो भी बीजीय व्यंजक। क्योंकि इसमें क्या कर सकते हैं, फिर कोई एक चर लिख दिए, जैसे y चर है, चर लिख दिया और इसका घात क्या कर दिया 0 कर दिए, तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। क्योंकि एक अचर आ गया और एक चर आ गया तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। अच्छा, उसी प्रकार अगर केवल यहाँ पे 10 लिख दिए तो ये भी क्या है हम लोग का, बीजीय व्यंजक है। अगर -5 लिख दिए तो ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अगर 10 का घात -5 लिख दिए तो ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सोचते हैं क्या कि केवल अगर कोई एक चर ले लिया गया, हम लोग देखे लोग कि चर अचर को मिलाने से बीजीय व्यंजक बन रहा है, एक अकेला अचर लिए लोग तो भी ये बीजीय व्यंजक हो जा रहा है। कैसे? क्योंकि इसमें चर का घात 0 दिखा दे रहे हैं। अब सोचेंगे कि ये जो एक चर ले लिए यानी कि एक्स वाई जेड, क्या केवल एक्स वाई जेड या केवल ए बी सी डी भी बीजीय व्यंजक हो सकता है क्या? आइए सोचते हैं। ये x है,
हम लोग पढ़े लोग कि बीजीय व्यंजक के लिए चर और अचर दोनों एक साथ होने चाहिए। यहाँ पे चर तो x है लेकिन अचर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो जरा सोचिएगा, यहाँ पे 1 गुणा में x करने से कोई अंतर पड़ेगा क्या? तब भी तो x ही आएगा। तो यहाँ पे क्या मालूम चला, एक अचर आ गया, x चर आ गया, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह। तो ये क्या बन गए? ये बन गए बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक ये बन गए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब अगर हम केवल यहाँ पे z लिख दिए तो भी ये भी बीजीय व्यंजक है। अगर यहाँ पे हम लिख दिए y² तो ये भी बीजीय व्यंजक है। अगर हम लिख दिए यहाँ पे 0 तो भी ये बीजीय व्यंजक है। अगर लिख दिए 5 तो भी ये बीजीय व्यंजक है। इसका मतलब क्या समझ में आया सीधे तरीके से कि आप कुछ भी लिखिए, चाहे चर लिखिए चाहे लिखिए अचर, वो कहलाएगा बीजीय व्यंजक ही। ठीक है, चाहे घात में 5 रहे, घात में -5 रहे, घात में 1/2 रहे, कुछ भी रहे, उसको क्या कहेंगे? सीधे सीधे बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं लोग। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इस नोट को और इस नोट को। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, 3x का घात -5 प्लस 2x का घात 7 माइनस 3x² प्लस में 5। ठीक है, ये क्वेश्चन लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सब का सब एक साथ ही है। इसमें का घात -5 है, 7 है, 2 है। तो ये जो है पूरा का पूरा प्रश्न, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बीजीय व्यंजक। ये होगा बीजीय व्यंजक। ठीक है, अच्छा, ये बीजीय व्यंजक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन है 3x² प्लस का 5x का घात 5 प्लस का 7xy माइनस का z² प्लस का ab माइनस का 6। ठीक है, इसमें भी क्या देख रहे हैं? चर अचर, चर अचर, चर अचर है एक साथ। तो ये वाला भी प्रश्न पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बीजीय व्यंजक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब एक अलग मतलब यहाँ पे देख रहे हैं तो इस बीजीय व्यंजक में चर केवल x है, एक ही चर है, वो कौन सा? x x x। और इस वाले प्रश्न में देख रहे हैं तो इस वाले बीजीय व्यंजक के प्रश्न में चर 2-3 आ गए हैं। एक चर आया है x x x, दूसरा चर आ गया है y, तीसरा चर आया है z, चौथा चर आया है a और पांचवा चर आया है b। यानी कि इस प्रश्न में टोटल 5 चर आ गए हैं। यानी कि इस प्रश्न में 5 अलग अलग मान आएंगे। एक मान आएगा x के लिए, एक मान आएगा y के लिए, एक मान आएगा z के लिए, एक a के लिए और एक b के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें टोटल 5 चर हैं और इसमें केवल एक ही चर है। ठीक है, तो जिसमें एक चर है वो कहलाएगा एक चर में बीजीय व्यंजक, और जिसमें एक से अधिक चर है, जैसे 5 चर है तो ये कहलाएगा 5 चर में बीजीय व्यंजक। जैसे इसमें एक चर है तो ये कहलाएगा एक चर में बीजीय व्यंजक। और इस प्रश्न में टोटल 5 चर हैं तो ये कहलाएगा 5 चरों में बीजीय व्यंजक। 5 चरों में बीजीय व्यंजक। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब इसके बाद से एक चरों में बीजीय व्यंजक, 5 चरों में बीजीय व्यंजक। हम लोग को पूरे 9th क्लास में और 10th क्लास में एक चर में ही बीजीय व्यंजक पढ़ना है। ठीक है, बीजीय व्यंजक नहीं, बहुपद पढ़ना है, एक चर में ही बहुपद पढ़ना है। तो यहाँ से एक चर में बीजीय व्यंजक और 5 चरों में यानी कि एक से अधिक चरों में बीजीय व्यंजक का आइडेंटिफिकेशन आप लोग को आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बहुपद की तरफ कि भाई ये तो बीजीय व्यंजक ही बीजीय व्यंजक पढ़ाए जा रहे हैं, बहुपद तो पढ़ाइए। तो अब आइए बहुपद जानिए। ये बीजीय व्यंजक जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो घात है, जो चर है, चर का जो घात है वो माइनस में है, प्लस में है, प्लस में है। ठीक है, लेकिन इस दूसरे वाले प्रश्न में देखिएगा, जितने भी चर हैं उन सब का घात हमेशा किस में है? प्लस में ही है, माइनस में किसी का घात नहीं है। तो बस हो गया, यही बहुपद हो गया। हाँ एकदम, यानी कि वैसे बीजीय व्यंजक जिनमें मौजूद चरों का घात हमेशा क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। यानी कि वैसे बीजीय व्यंजक जिनमें मौजूद चरों का घात धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये वाला आपके सामने है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² प्लस का 2x प्लस का 5। ये हम लोग का क्या कहलाएगा? ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग? एक तो इसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें चर के साथ साथ अचर है, तो ये तो बीजीय व्यंजक कहलाएगा ही कहलाएगा। लेकिन बीजीय व्यंजक के अलावा भी ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक का एक स्पेशल केस बन गया, यानी कि एक विशेष रूप बन गया, जिसमें जितने भी चर मौजूद हैं सभी चरों का जो घात है वो कितना है? धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि ये 2 जो है वो भी प्लस में है और पूरा का पूरा नंबर है, यानी कि गिनती वाला नंबर है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी गिनती वाला नंबर है, वो भी किस में है? प्लस में है।
तो सब का सब धनात्मक जो पूर्णांक है यहाँ पे जो घात है वो घात किस में है, प्लस में है, और प्लस साथ साथ में गिनती का नंबर है, यानी कि पूरा पूरा नंबर है, 1 2 3 4 5 10 पूरा नंबर है। ये नहीं कि अधूरा, नहीं कि 1/2 0.5 दशमलव या बट्टा वाला नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रश्न जो है ये पूरा का पूरा प्रश्न ये अब हम लोग का बहुपद कहलाएगा। यही हम लोग का क्या कहलाएगा, बहुपद। ठीक है, ये बहुपद समझ में आया है। यानी कि वैसे बीजीय व्यंजक जिनमें मौजूद चरों का घात धनात्मक पूर्णांक हो वैसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यानी कि ये बीजीय व्यंजक भी है और एक तरह से बहुपद भी है। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 4z² माइनस का 5zx प्लस का 10। ये भी क्या है हम लोग का, ये बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये बहुपद कितने चरों में है, एक चरों में है, क्योंकि इसमें केवल एक ही चर है। और ये बहुपद कितने चरों में है, ये बहुपद 2 चरों में है, एक चर z और दूसरा x, और ये 2 चरों में बहुपद है। ठीक है, हम लोग को पूरे 9th क्लास और पूरे 10th क्लास में बस इसी के बारे में पढ़ना है कि एक चर वाले बहुपद क्या है, कौन है, कैसे है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसमें कैसे क्या किया जाएगा। मतलब हम लोग को पूरे 9th और 10th में एक चर में बहुपद के ही बारे में पढ़ना है। यानी कि वैसे बहुपद के बारे में पढ़ना है जिसमें केवल एक ही तरह का चर हो। अगर x आ गया तो x x x, y आ गया तो y y y, z आ गया तो सभी पदों में z z z। ठीक है, इसके जैसे वाले बहुपद को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें z² आया है तो यहाँ पे z के साथ साथ x भी आ गया है, तो ये 2 चरों में बहुपद हो गया। तो इसको हम लोग को 9th क्लास और 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को 9th और 10th क्लास में केवल एक चर में बहुपद ही पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया बहुपद क्या होते हैं, एक चर में बीजीय व्यंजक या एक चर में बहुपद क्या होते हैं। अच्छा, अब देखिएगा प्रश्न देखिएगा, अगर एक क्वेश्चन आप लोग को मिले कुछ ऐसे, x² माइनस का 7 x का घात 1/5 प्लस का 5, ये बताइएगा क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, बताइए। तो ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है ये बहुपद। तो देखो ध्यान से, बहुपद में क्या पढ़े लोग कि जो चर मौजूद होते हैं उन चर का घात हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब समझिए लोग कि गिनती वाली सभी संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वही किस में होनी चाहिए, धनात्मक, यानी कि प्लस में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो घात 2 है ये गिनती में 2 आता है, और ये जो 2 है वो प्लस में है कि माइनस में है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है। वैसे यहाँ पे ये जो 1/5 है ये गिनती में तो आता ही नहीं है। हम लोग 1 से लेकर 100 तक गिनती गिनते हैं, उसमें कभी 1/5 आता ही नहीं है। 1 से लेकर करोड़ तक भी गिनती गिनेंगे तो उसमें भी 1/5 कहीं आएगा ही नहीं। तो इस वजह से ये जो है ये गिनती में तो आया नहीं, यानी कि ये पूर्णांक नहीं हुआ, ये भिन्न हो गया। आप लोग पढ़े होंगे लोग, ये भिन्न संख्या हो गया 1/5। तो ये जो है x का जो घात है वो चूंकि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है, प्लस में तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, पूरा पूरा नहीं है, अधूरा है, ये बट्टा में है, तो इस वजह से ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब ये अगर बहुपद नहीं है तो फिर है क्या, अरे भाई बहुपद नहीं है तो बीजीय व्यंजक है, क्योंकि बीजीय व्यंजक में बस 2 ही चीज से मतलब है, एक चर तो दूसरा अचर। और यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है चर चर अचर अचर, तो चर अचर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है तो नहीं है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, अब यहां पे देखिएगा लोग, अब अगर एक क्वेश्चन दे, बोला जाए 2 रूट अंडर में 2 रूट के बाहर x प्लस में 3, ये बहुपद है कि नहीं है। तो हाँ ये बहुपद है। ये क्या है, हाँ बहुपद है। क्यों ये बहुपद क्यों है, क्योंकि हम लोग को बस भाई चर देखना है और चर का घात धनात्मक देखना है। तो यहाँ पे देखना है तो चर बस एक x ही है और इसका घात कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है। तो ये एक गिनती में आता है और प्लस में भी है, धनात्मक भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुपद है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन ऐसे रहता 2 रूट में 2x, रूट में ही x आ गया, प्लस में x² माइनस का 5, ये बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है कि नहीं। तो आप लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए ये जो है वो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, तो इसके बारे में देखिएगा ये क्यों बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रूट के अंदर में 2 और x दोनों है, और आपको बताए थे कि जब ये रूट के अंदर कुछ भी आ जाता है तो इसको लिख सकते हैं, जो बीच वाला होता है वो, और इसका घात यानी कि रूट जब इधर जाता है तो घात कितना हो जाता है, 1/2। तब यहाँ पे हम लोग को मालूम चला कि ये जो चर है इसका घात 1/2 हो गया, जो कि पूर्णांक नहीं है, यानी कि गिनती वाली संख्या नहीं है। इस वजह से ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब रूट हटेगा तो इस 2 और x दोनों का घात 1/2 हो जाएगा, जिसमें x भी शामिल है, तो x का भी घात 1/2 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बहुपद नहीं हुआ। आया समझ में।
बहुपद कौन है, कौन बहुपद नहीं है, ये आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन देख लीजिए बस। अगर यहाँ पे दिया हुआ है 1/में x का घात -3 प्लस 2x माइनस का 5, ये बहुपद है कि नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा लोग, ये बहुपद है। कैसे बहुपद है? ये x का घात नीचे है, x नीचे है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बताए थे कि नीचे से जब ऊपर जाता है तो घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पे ये 3 माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x³ x का घात 3 प्लस में 2x माइनस का 5। तो ये हम लोग का क्या है, ये बहुपद हो जाएगा। क्यों ये बहुपद हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो चर मौजूद है इसका घात कितना है, धनात्मक पूर्णांक है। आया समझ में? ये बहुपद समझ में आया। अच्छा, इसी तरीके से अगर एक और उदाहरण देखें, यहाँ पे दिया हुआ है 1/में x² प्लस का 5x का घात 5, बस इतना लिखा हुआ है। ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये x² नीचे है, इसको भेजेंगे ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि x का घात कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ पे प्लस में 5 x का घात 5। तो यहाँ पे जो चर मौजूद है उसमें से एक चर का जो घात है वो किस में चला गया, माइनस में चला गया, यानी कि ये धनात्मक नहीं हुआ, ये ऋणात्मक हो गया। इस वजह से ये बहुपद नहीं है। समझ में आया बहुपद क्या है क्या नहीं है? चलिए अब एक बार ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े लोग चर, ठीक है, जिसमें क्या पढ़े लोग, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे उदाहरण में x, y, z का मान हमेशा बदलते रहता है। ये जो चर है इसको हम लोग दिखाते हैं A B C D, यानी कि छोटे लेटर के सभी, इंग्लिश के जो छोटे लेटर होते हैं, जो छोटा वाला अल्फाबेट होता है, उससे सबसे हम लोग चर को दिखा देते हैं। अच्छा, दूसरा पढ़े लोग अचर किसे कहते हैं? तो बताएं, जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम लोग अचर बोलते हैं। जैसे 5, 10, -10, -1/2, ये सब क्या है, अचर है। तीसरा पढ़े लोग कि जब चर और अचर दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं, उसका घात कुछ भी हो। चौथा चीज़, अभी देख ही रहे थे कि बीजीय व्यंजक में क्या क्या अंतर है। चौथा चीज़ में आप लोगों को कुछ नोट लिखाए थे। नोट में क्या कि अगर कोई भी संख्या रूट में है तो उस संख्या का ऊपर का जो घात है वो 1/2 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 है तो उस संख्या 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पढ़े लोग कि जो बीजीय व्यंजक है उसमें अगर एक चर मौजूद है तो उसको एक चर में बीजीय व्यंजक, और अगर एक से अधिक चर मौजूद है तो उसको एक से अधिक चर में बीजीय व्यंजक। जैसे यहाँ पे 5 चर मौजूद था, एक चर x, दूसरा y, तीसरा z, चौथा a, पांचवा b, तो ये 5 चरों में बीजीय व्यंजक था। यहाँ पे ये पूरे प्रश्न में एक ही चर मौजूद था, वो था x, 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 तो इस वजह से ये एक चर में बीजीय व्यंजक है। उसके बाद से छठा हम लोग पढ़े लोग कि अगर बीजीय व्यंजक कोई लिखा हुआ है और उसमें जो मौजूद चर है उसका घात अगर धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि घात जो है वो प्लस में है और पूरा का पूरा अंक है, पूरा संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 0 1 2 3 4 गिनती वाली संख्या है, तो उसी बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद बोल देंगे, ठीक है। और बहुपद में भी जैसे बीजीय व्यंजक एक चर में 5 चर में आया था, वैसे ही बहुपद में भी अगर एक चर में है तो वो एक चर में बहुपद, ये वाला पढ़ना है, एक चर में बहुपद पढ़ना है, 2 या 3 चर में बहुपद नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद से ये कुछ बहुपद के उदाहरण थे कि कौन बहुपद होंगे और कौन बहुपद नहीं होंगे। आशा करता हूँ आप लोग को बहुपद और बीजीय व्यंजक में दिक्कत परेशानी नहीं होगी कि कौन बहुपद है और कौन बीजीय व्यंजक है। उसमें आप लोग आसानी से अलगाव कर लीजिएगा, लोग आसानी से उसको बांट लीजिएगा, पहचान लीजिएगा कि हाँ ये बीजीय व्यंजक है और ये बहुपद है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, और जो है इसी के बेस पे, इसी के आधार पे, ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा बनाने का, ठीक है। एक बार देखिएगा कि आप लोग को ये सब बातें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, यानी कि क्या आप बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पहला जैसे 3x का घात माइनस का 10 प्लस का 2x² माइनस का 8, ये आप लोग को बताना है कि ये बीजीय व्यंजक है कि बहुपद है। अगर बीजीय व्यंजक है तो सीधे लिख देना है बीजीय व्यंजक है, और अगर बहुपद भी है तो उसके नीचे लिख देंगे बहुपद भी है, और अगर केवल बीजीय व्यंजक है तो यहाँ पे लिखेंगे केवल बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न आप लोग को जो होमवर्क में बना के लाना है, घर से बनाना है, वो है 6x² प्लस का 3x माइनस का 5। तीसरा प्रश्न जो है वो है आप लोग का 2/में 5x प्लस का 3x, और चौथा प्रश्न है वो है 1/में x का घात -5 गुणा में 2x। पांचवा प्रश्न है x² में x का घात -3 प्लस में 2, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन को आप लोग को बना के लाना है। पता करना है कि इन 5 प्रश्न में कौन बीजीय व्यंजक है और कौन बहुपद है, और कौन दोनों ही है, यानी कि बीजीय व्यंजक और बहुपद दोनों है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।